हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ B2E लर्निंग। माई सेल्फ नेहा अग्रवाल। एंड आज की वीडियो में बेटा हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न में क्या चेंज हुआ है। 10-11 दिन हो चुके हैं इस नोटिफिकेशन को आए हुए। 25 तारीख को नोटिस रिलीज हुआ था जिसमें बता दिया गया है बच्चों को कि बेटा इस साल से एकेडमिक सेशन 2025 टू 26 वाला जो सेशन है, इस सेशन से बोर्ड का एग्जाम 2 बार होने वाला है। अब ऐसे तो ज़्यादातर बच्चों को अब थोड़ा थोड़ा पता है कि कैसे क्या 2 बार एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी डेट शीट भी आ चुकी है। बट बच्चों को बहुत सारे डाउट्स हैं कि क्या ये इसी सेशन अप्लाई होने वाला है, क्या अब हमको 2 बार पेपर देने पड़ेंगे, क्या दोनों पेपर मैंडेटरी हैं, क्या इसकी डेट शीट जो आई है वो कंफर्म डेट शीट है। तो मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे के सारा जो बेटा इस पूरे नोटिस का क्रंच है, मैं आपके लिए नोटिस भी लेकर आई हूँ यहाँ पर। ये रहा बेटा गवर्नमेंट का जो नोटिस आया है। ये नोटिस रिलीज हो गया था 25 जून को। 25 जून को ये नोटिस रिलीज हुआ था। ये आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा भी होगा। मैं इस नोटिस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप एक बार रीड करेंगे। बट बेटा इसमें जो क्रंच है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ध्यान से सुनिए। देखिए बेटा, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी सेशन से, मतलब 2026 में जो बच्चे 10th का और 12th का पेपर देने वाले हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप इस साल, अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्लास 10th में हैं, तो बेटा ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है, बिकॉज आप 2026 में ही अपना बोर्ड का एग्जाम देंगे। अब इसमें सबसे बड़ा चेंज जो पैटर्न में किया गया है वो ये है कि 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे। 2 बोर्ड एग्जाम सारे बच्चे सुन रहे हैं, यानी कि एक साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा। तो बच्चे टेंशन ले रहे हैं, बट इसको अच्छे से समझो। ये टेंशन नहीं है, आपकी टेंशन बढ़ाने के लिए नहीं, आपका स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी, एग्जाम को लेके जो आपका फोबिया है वो सब कुछ कम करने के लिए, आपके लिए पढ़ाई को आसान करने के लिए किया गया है। 2 बार ये जो बोर्ड का एग्जाम बोला जा रहा है वो किस तरह से है, देखो NCR इसको जो गवर्नमेंट है, जो अपना अथॉरिटीज़ है, वो फेज़ 1 और फेज़ 2 का एग्जाम कह रही हैं, जिसमें आपका फर्स्ट एग्जाम हो गया और सेकंड एग्जाम हो गया। ठीक है, 2 बारी बोर्ड का एग्जाम होगा, फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। इसको बार बार आप जगह जगह पर क्या पढ़ेंगे, दिस इज फेज़ 1 एंड दिस इज फेज़ 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको फेज़ 1 एग्जाम तो देना ही देना है बेटा, ये हर बच्चे को देना है। आप ऐसा समझ लो यही आपका बोर्ड का एग्जाम है। फेज़ 1 जो एक एग्जाम होने वाला है, आपका मेन जो बोर्ड का एग्जाम हुआ करता है वो ये है, फेज़ 1। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एग्जाम, दिस एग्जाम इज मैंडेटरी, दिस एग्जाम इज मैंडेटरी। ये सभी बच्चों को देना है। अगर आप क्लास 10th में है तो आपको ये एग्जाम देना ही देना है, दिस इज मैंडेटरी फर्स्ट एग्जाम। ठीक, लेकिन अब क्या होगा बेटा, ये फरवरी में ही हो जाएगा। अब ये आपका जो मेन एग्जाम है ये फरवरी में ही होगा। फिर अगला क्वेश्चन बच्चे पूछना चाहते हैं कि क्या इस एग्जाम में कम सिलेबस आएगा, ये हाफ ईयरली जैसा है? बिल्कुल नहीं बेटा, दोनों ही एग्जाम में फुल सिलेबस आएगा। सारे की पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। आपका ये जो फेज़ 1 एग्जाम हो या फेज़ 2 एग्जाम हो, अभी हम फेज़ 2 के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें आपका फुल सिलेबस आएगा। मतलब अब आपको फरवरी में अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार रहना है, वही आपका मेन एग्जाम है। दिस इज योर मेन एग्जाम। मेन जो बोर्ड है आपका वो कब है बेटा, वो है फरवरी में। फुल सिलेबस आपने तैयार रखना है, फरवरी में पेपर देना है फेज़ 1 और मैंडेटरी है ये फर्स्ट एग्जाम। ठीक है, ये आपने दे दिया। चलो अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी लेते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। 2 पॉसिबिलिटी लेते हैं। पहला, आपके 5 सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया नंबर आए तो आप संतुष्ट रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फेज़ 2 में ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन बेटा, आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ सब्जेक्ट्स पे फोकस किया तो और कुछ पे नहीं किया, तो आप मान लो लेट्स से आपके नंबर 2 सब्जेक्ट में अच्छे नहीं आए, मैथ्स में नहीं आए और साइंस में नहीं आए, और आपको ऐसा लगता है मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, इन नंबर को अच्छा कर सकता हूँ। देखो आपके लिए कितने सारे फायदे छुपे हुए हैं इसमें। आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि अगर जो तो आपको लगता है कि मैं 2 पेपर ऐसे हैं मेरे जो और अच्छा कर सकता हूँ, तो बेटा आपके पास एक और बार उस पेपर को देने का ऑप्शन है, और उसके लिए आप दे सकते हैं सेकेंड एग्जाम। बट दिस एग्जाम इज कंप्लीटली ऑप्शनल। आपको अगर 100 में से 100 आए मान लो 500 सब्जेक्ट में, तो क्यों भरोगे तुम ऑप्शनल एग्जाम? लेकिन अगर मान लो 100 में से आपके 90 मार्क्स आए हैं और आपको लगता है नहीं आप 100 ला सकते हैं, जितने भी मार्क्स आए हैं आपको लगता है आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं या आप एक बार इंप्रूवमेंट का उसको चांस देना चाहते हैं, तो बेटा आप ऑप्शनल सेकेंड एग्जाम फेज़ 2 आप बोर्ड का भरेंगे। ठीक बात। अब देखो ये एग्जाम होगा मई में, तो आपको फरवरी के बाद मई में ये पेपर देना है, मार्च अप्रैल
पूरे के पूरे 2 महीने का आपको यहाँ से यहाँ तक में क्या होगा बेटा, टाइम मिल जाएगा, 2 मंथ्स का टाइम मिल जाएगा। जो सब्जेक्ट आप इंप्रूव करना चाहते हैं उसकी इंप्रूवमेंट की तैयारी करने के लिए पूरे 2 महीने होंगे आपके पास, ये एक खास बात। और आप उसके इम्प्रूवमेंट को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज अब आपके पास 2 महीने होंगे, आप सारे सब्जेक्ट की जगह कोई 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। पर इसका रूल क्या है, आप इम्प्रूवमेंट लास्ट टू लास्ट 3 सब्जेक्ट के लिए भर सकते हैं। आपका जो साइंस, मैथ्स, एसएसटी एंड लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश जनरली सभी बच्चों के पास होती है, इनमें से बेटा आप कोई मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये भरने के लिए आपको 700 रुपीज पर सब्जेक्ट भी लगेंगे, 700 रुपीज पर सब्जेक्ट लगेंगे, बट वो तो कोई बात नहीं। पर ये 5 में से आप 5 की इंप्रूवमेंट नहीं भर सकते, आप मैक्सिमम 3 की इंप्रूवमेंट भर सकते हो। तो बच्चों को ये टेंशन होगी, अगली बहुत इंपॉर्टेंट टेंशन क्या होगी कि मैम मान लो 90 मार्क्स आए थे, इंप्रूवमेंट 80 हो गए, तो बेटा यही तो सीबीएसई क्या करेगा, आपका बेस्ट स्कोर उठाएगा। आपने दोनों पेपर दिया, मैथ्स मैथ्स, साइंस साइंस, तो आपके इन दोनों में से जिसमें ज्यादा बढ़िया नंबर हुए होंगे ना, तो उसका स्कोर आपका फाइनल स्कोर माना जाएगा। आपका फाइनल स्कोर कौन सा होगा, जो आपका बेस्ट स्कोर होगा। अगर आपने इंप्रूव कर लिया फेज 2 में तो वो मार्क्स आपका कैलकुलेट होगा, और अगर बेटा गलती से बाई चांस आपके नंबर कम हो गए तो आपने जो फेज 1 में स्कोर किया होगा उससे आपका रिजल्ट बनेगा। दिस इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। तो आपका फाइनल स्कोर, जैसे आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें 20 इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, एंड इंटरनल असेसमेंट आपको बार बार नहीं देना। जो इंटरनल आपका असेसमेंट होने वाला है, ये इंटरनल असेसमेंट तो बेटा एक ही बार होगा, ओनली 1 टाइम, ठीक है। ये आपको 20 मार्क्स के लिए जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो आपने एक बार दे दिया। अब जो 80 मार्क्स के लिए पेपर है वो आप 2 बारी दे सकते हैं, ये तो आपको देना ही देना है। फेज 1 इज मैंडेटरी फॉर एवरी स्टूडेंट, फेज 2 इज ऑप्शनल। आपको लगता है आप इंप्रूव कर सकते हैं तो आपको करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। उसमें से जो बेस्ट स्कोर होगा उसके साथ आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जोड़े जाएंगे और आपका स्कोर बनेगा फाइनल, ठीक है। आते हैं एक कंडीशन मैंडेटरी वाले में है बेटा, अगर मान लो आपको लगता है कि आप 3 सब्जेक्ट में आपके नंबर ऐसे हैं कि आप फेल हो रहे हैं, तो आप दीजिए और उसको इम्प्रूव कर लीजिए, क्योंकि आप 3 सब्जेक्ट तक भर सकते हैं। बट बेटा अगर आप 3 या उससे ज़्यादा, मतलब 2 सब्जेक्ट तक अगर आप फेल हो रहे हैं तो आप ऑप्शनल एग्जाम से इम्प्रूव कर सकते हैं। और इम्प्रूव तो सिर्फ फेल होने पे नहीं करेंगे ना, मेरी बात समझना। इम्प्रूवमेंट तो ये भी हो सकता है ना, 90 मार्क्स से 100 पे आप पहुंचना चाहते हैं। इम्प्रूवमेंट ये भी हो सकता है कि आप 60 भी स्कोर नहीं कर पा रहे तो आप 60 स्कोर करना चाहते हैं, आपके मार्क्स 20 आ गए तो आप उसको 70 करना चाहते हैं, ये भी इम्प्रूवमेंट होता है। अगर जो तो बेटा आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, या 4 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, या 5 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, अगर कम से कम भी आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं बेटा, तो आप ऑप्शनल नहीं भरेंगे, अब आपके साथ आ जाएगा एसेंशियल रिपीट। एसेंशियल रिपीट का मतलब ये है कि आप नेक्स्ट एकेडमिक सेशन, वो है 26-27 वाला जो सेशन, उसमें फिर बेटा आपको दोबारा से 10th का एग्जाम देना पड़ेगा। तो आप ये मत, अभी कुछ बच्चों को ये भी डाउट था कि तो फिर मैम ये किस लिए, बेटा ये मार्क्स इंप्रूव भी तो कर सकते हैं हम, हो सकता है हम फेल नहीं हो रहे हो पर इंप्रूव करना चाहते हो, और 2 तक तो, अगर 2 सब्जेक्ट तक तो आप फेल भी हो रहे हैं तो भी आप ऑप्शनल से उसको रिकवर कर सकते हैं। ऑप्शनल एग्जाम मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए, जैसे पहले सप्लीमेंट्री होती थी वैसे ही अब सप्लीमेंट्री हटा के फेज आ गया है। अब सभी बच्चों को ऑप्शन मिलेगा कि वो इस टाइम पे फॉर्म भरे, बोर्ड का एग्जाम दे, और बोर्ड का एग्जाम दे के अपने नंबर इंप्रूव करना चाहते हैं तो करें, ठीक है। तो ऑप्शनल एग्जाम आपको नंबर इंप्रूव करने के लिए दिया जा रहा है ऑप्शन, ठीक है। और अगर आप 2 सब्जेक्ट तक फेल हैं तो उसको भी आप इंप्रूवमेंट में भर के इंप्रूव करके फेल से पास की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हैं तो इंप्रूवमेंट नहीं भर सकते बेटा। 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट में फेल हैं तो इंप्रूवमेंट नहीं भर सकते। अगर आप 3 या 4 या 5 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको नेक्स्ट सेशन में दोबारा से बोर्ड का एग्जाम देना होगा। पर अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, प्लस आपका कोई एक सब्जेक्ट है जिसमें आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, सिर्फ फेल वाले सब्जेक्ट को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए ऑप्शनल फेज 2 का एग्जाम है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर रही हूँ, दिस एग्जाम इज फॉर इम्प्रूवमेंट, जिसमें आप चाहें तो 3 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, या 2 में या 1 में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते। और उस 3 में से हो सकता है आप सब में पास हो पर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, हो सकता है आप 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट में फेल हो और उसको आप इंप्रूव करके पास की तरफ जाना चाहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर फेल में 3 सब्जेक्ट से आप एसेंशियल रिपीट में जाएंगे, और जो भी कंडीशन से आप इंप्रूवमेंट मांग रहे हो, या फेल हो या ना हो, आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट भर सकते हैं। पर 3 फेल सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट नहीं भर सकते। अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हैं तो एसेंशियल रिपीट होगी, उसमें आप तीनों की इंप्रूवमेंट नहीं भर सकते। ठीक बात। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बताया आपको, टुकड़ों में सब कुछ बताया। मैं ट्राई कर रही हूँ कि फिर भी सब बच्चों का, जितने भी बच्चों का कुछ डाउट रह गया वो आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाए। आप देखो, ध्यान देना, चाहे ये एग्जाम दो या ये एग्जाम दो, यही तो मेन बोर्ड एग्जाम है, तो फुल सिलेबस आएगा, और इंप्रूवमेंट में भी फुल सिलेबस आएगा। सो देयर विल बी फुल सिलेबस इन बोथ एग्जाम्स, फेज 1 और फेज 2। जिसमें भी आपका बेस्ट स्कोर आएगा, दोनों में से आप जिसमें बेटर मार्क्स लेके आएंगे उस सब्जेक्ट में, वही बेटा आपका फाइनल स्कोर बनाएगा। बेटा देयर विल बी नो चेंजेस इन सिलेबस। आपके 10th क्लास के सिलेबस में चेंज नहीं किया गया है, और नो चेंज इन नंबर ऑफ सब्जेक्ट। आपने जो सब्जेक्ट चूज करा है उसमें भी आप चेंज नहीं कर सकते। कोई फेज 1 से फेज 2 में जाने में सिलेबस चेंज नहीं होगा, फेज 1 से फेज 2 जाने में नंबर ऑफ सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे, जो आपने सब्जेक्ट चूज करा है वो सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। तो ये सब कुछ सेम है, सिलेबस वही है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स वही है, जो आपने सब्जेक्ट चूज करे वही आपको दोनों में देने हैं। ऐसा किस लिए किया गया है बेटा, सीबीएसई ने ऐसा क्यों करा है? ताकि बच्चों में स्ट्रेस थोड़ा कम हो, एंजाइटी, आपको जो एग्जाम को लेके एंजाइटी होती है वो कम हो, एंड बेटा आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिले। हो सकता है किसी कारण से आपकी हेल्थ ठीक नहीं है या कोई रीजन है जिसकी वजह से आप 5 सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाए। तो आपने मान लो 3 सब्जेक्ट में फोकस किया, 4 में किया, 1 में नहीं किया, उसमें नंबर आपके थोड़े से कम रह गए जितना आप डिजर्व करते हैं उससे। तो बेटा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि आप इंप्रूवमेंट भर के उसको भी अब 2 महीने आराम से पढ़ के, आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें आराम से पढ़ के आप इसको फेज 2 में अटेम्प्ट कर सकते हैं, और फेज 2 में अटेम्प्ट करके आप उसमें नंबर अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपका स्ट्रेस कम कर रहा है, ना कि बढ़ा रहा है। पूरी इंफॉर्मेशन जाने बिना कोई भी बच्चा ऐसे स्ट्रेस में आ जाएगा कि अरे यार अब तो 2 बारी बोर्ड का एग्जाम होगा। 2 बारी बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा, बोर्ड का मेन एग्जाम बेटा 1 बार ही हो रहा है। अब आपको उसको इम्प्रूव करने का भी एक ऑप्शन दिया जा रहा है, अगर आपको जरूरत है तो वो आप एक्सेप्ट करें, नहीं तो ना करें। आप बस मेन एग्जाम देके आराम से रहें, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक बात। और इसके अलावा बेटा हमने पहले ही, हमें पता है कि इस बारी से बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब रट्टाफिकेशन को कम किया जा रहा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज, एसर्शन, रीजन, स्टेटमेंट, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हों, इस पर फोकस किया जा रहा है। और वैसे ही क्वेश्चंस आपके फॉर्म होंगे, चाहे आप 10th का बोर्ड देने वाले हो या 12th का बोर्ड देने वाले हो, दोनों में ही बेटा रट्टाफिकेशन के क्वेश्चन कम, लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन कम, 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन कम, बल्कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड जिसमें आप कॉन्सेप्ट सीखते हो उसके क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। ठीक है। इसके लिए बेटा एक टेंटेटिव डेट शीट अब निकल चुकी है। ये जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं इसके लिए टेंटेटिव डेट शीट्स आ गई हैं। दिस इज टेंटेटिव। ठीक है, यही रेंज रहने वाली है। देखो फरवरी में आपने बोला कि फेज 1 होगा, और मई में आपने बोला कि फेज 2 होगा, तो ऐसा ही हो रहा है। इसमें बेटा फेज 1 का जो एग्जाम है बोर्ड का, वो 17 फेब से 2 मार्च, इनफैक्ट और भी किसी के पास लैंग्वेज है तो 5 मार्च तक जाएगा, और उस हिसाब से इसका पेपर होगा। तो मेनली ये फरवरी में कवर हो रहा है बेटा। इसमें मैथ्स का पेपर आपका 17 फेब, एसएसटी का पेपर उसका नेक्स्ट होगा 21 फेब को, फिर उसके बाद होगा साइंस 25 फेब, हिंदी होगा बेटा 27 फेब, और इंग्लिश होगा 2 मार्च को। तो ये आपके 5 मेन सब्जेक्ट का टेस्ट इन एग्जाम्स, इन डेट्स पर होने वाला है। अभी इस डेट्स के आने में टाइम है, तो अगर तब तक कोई डेट शीट में चेंज होगा तो कंफर्म डेट शीट्स आपको मिलेंगी। दिस इज टेंटेटिव डेट शीट कि आपकी इन डेट्स को एग्जाम होंगे। तो अब आपको फेज 1 जो आपका मेन एग्जाम है, दिस इज मेन एग्जाम, यही आपका बोर्ड एग्जाम है। फुल सिलेबस आएगा बेटा, आपको यहाँ तक अपना फुल सिलेबस तैयार रखना है। दिस एग्जाम इज मैंडेटरी फॉर ऑल, दिस एग्जाम इज मैंडेटरी फॉर ऑल। सभी 10th के बच्चे ये एग्जाम देंगे इन डेट्स पर। डेट शीट टेंटेटिव है। ठीक है। इसके बाद क्या होगा बेटा, फेज 1 का एग्जाम आपने दिया, अब इसका रिजल्ट आ जाएगा 20 अप्रैल को। अभी ये सब टेंटेटिव डेट्स हैं, 20 अप्रैल को आ जाएगा आपका इसका रिजल्ट। तो आपने मार्च तक पेपर दिया, फिर 20 अप्रैल को 1.5-2 महीने बाद इसका रिजल्ट आया। अब आप रिजल्ट में देख लो आपके मार्क्स कैसे हैं। अगर मार्क्स देख के आपको लगता है कि आपको 2, 1 या 3 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट भरनी है, या आप 1
दो सब्जेक्ट में फेल हो तो आप आगे बढ़ोगे और 25 अप्रैल को सेकेंड फेज के फॉर्म रिलीज होंगे, उसमें अप्लाई करोगे और उसके बाद सेकेंड फेज का एग्जाम दोगे जो कि 5 मई से 21 मई तक चलेगा। मैथ्स का 5 में, एसएसटी 9 में, साइंस 13 में, हिंदी 18 में एंड इंग्लिश 21 में। तो ये आपकी डेट शीट है फॉर सीबीएसई 2026। जो भी बच्चा एकेडमिक सेशन 2025 टू 26 में एनरोल्ड है, क्लास 10th में पढ़ता है, और उसकी डेट शीट है टेंटेटिव फेज 1 एंड फेज 2। इसके सारे डाउट्स मैंने आपको क्लियर किए हैं कि भाई कौन से बच्चे फेज 1 देंगे, सभी, कौन से फेज 2 देंगे जिनको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कितने सब्जेक्ट में बेटा, लास्ट टू लास्ट 3 सब्जेक्ट में। अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो क्या इंप्रूवमेंट हेल्प करेगा? नहीं। मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट हेल्प करेगा? फेल से तरफ जाने में 2 सब्जेक्ट में। और इंप्रूवमेंट हम कितने की भर सकते हैं? 3। पर क्या मैंडेटरी है सभी बच्चे 3 सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट भरे? नहीं, आप 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट भर सकते हैं। तो ये तो हो गया बेटा आपका फेज 1 फेज 2 एग्जाम। तो अब कोई भी बच्चा पैनिक नहीं करेगा कि 2 बारी बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, सिलेबस क्या आधा आधा आएगा, नहीं, दोनों में फुल सिलेबस आएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गई बात। अब बेटा आप समझो कि ये क्यों करा गया है, आपका स्ट्रेस कम करने के लिए करा गया है, लेकिन साथ ही साथ क्या बोला जा रहा है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन कितने परसेंटेज में आप पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, क्या क्या सिलेबस कवर होगा, किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी चीजें एक सेपरेट पार्ट है। ठीक है, बट आपको मोटा मोटी अब पता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे हेल्प बात की जा रही है बेटा। किस पे बात की जा रही है? कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे बात की जा रही है। चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाएंगे। पर आप समझो कि सीबीएसई ने ये काम क्यों करा है, ताकि आपके लिए आपका स्कूल सफिशिएंट हो। ताकि बेटा आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके एरिया में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का एक्सेस ना हो, ट्यूशन अच्छे ना हो, जो भी कंडीशंस हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन मिलने से सीबीएसई ने आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई है कि आप अच्छे से अगर स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको 2 बार ही ऑप्शन भी मिल रहा है एंड आपका बेस्ट स्कोर भी काउंट होगा। बट बेटा दूसरी बात ये भी है कि एनसीईआरटी जो सीबीएसई है वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर भी ध्यान दे रही है। तो अगर तो आप ऐसी जगह पढ़ाई कर रहे हैं जैसे कि मान लो वहां पर रट्टाफिकेशन आप कर रहे हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, साइंस के कॉन्सेप्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के कॉन्सेप्ट, या फिर उसके अलावा बेटा कोई भी इंग्लिश की पोइट्री क्यों ना, उसकी मीनिंग ही नहीं निकलवाई जा रही है आपको, अगर आप सिर्फ और सिर्फ आंसर लर्न कराए जा रहे हैं बेटा, तो आपका फिर पेपर अच्छा कैसे होगा? चाहे आप 1 बारी दो या 2 बारी दो, आपको तो उसके लिए कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। ठीक बात। तो बेटा आप मेक श्योर करो कि आप आइदर स्कूल या जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या जिस भी ट्यूशन से एसोसिएटेड हो, वहाँ पर आप जो आपका करेंट एग्जाम पैटर्न है उससे सिंक में हो, मतलब उसी के हिसाब से आपको पढ़ाया जाता है, उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, सिर्फ स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, वॉट एवर यू डू, मेक श्योर कि आपकी जो पढ़ाई है वो आपके एग्जाम पैटर्न से सिंक में है, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग कराई जा रही है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, असर्शन रीजन सिखाए जा रहे हैं, स्टेटमेंट सिखाए जा रहे हैं, एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस टेस्ट कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिस कराई जा रही है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे गलतियां नहीं करनी है, ये सिखाया जाता है। आप पर न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, रादर आपके टीचर्स आपको कह रहे हो इसको रट लो, इसको सिर्फ लर्न कर लो। बेटा अब सीबीएसई फोकस कर रहा है कि आप रट्टाफिकेशन से अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़े और आपका पेपर भी वैसा ही होने वाला है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। इसके साथ जो आपका नोटिस रिलीज किया गया है बेटा, वो 25 को ही नोटिस रिलीज हो गया था। ये नोटिस भी मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। इस पूरे नोटिस को भी आप एक बार रीड कर सकते हैं। जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको मिलेगा कि इसमें वही सारी चीज़ें, इसी का क्रंच मैंने आपको एक बार में बताया है कि क्या क्या मेन चीज़ें हैं इसके अंदर, कौन कौन एप्लीकेबल है, कब कब एग्ज़ाम होगा, कौन इसके लिए एलिजिबल है, ये सारी जनरल कंडीशंस क्या हैं, एसेंशियल रिपीट क्या होता है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं बेटा। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सब चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। आप एक बार इस नोटिस को भी पढ़ लेंगे।
इसके अलावा बेटा सिंस अब आपके कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर ध्यान दिया जा रहा है, B2E लर्निंग हमारे पास जयपुर में 3 ऑफलाइन सेंटर्स हैं। अगर आप ऑफलाइन स्टडी करना प्रेफर करते हैं और आपको स्कूल के साथ कोई सपोर्ट चाहिए, देन दिस इज द स्कूल सपोर्ट प्रोग्राम। मालवीय नगर सेंटर बेटा स्कूल सपोर्ट प्रोग्राम रन करते हैं हम यहाँ पर, स्कूल सपोर्ट प्रोग्राम, दैट इज SSP, स्कूल सपोर्ट प्रोग्राम। बेटा इसमें क्या होता है कि आपको मेनली, चाहे आप 9th में हो, आप 10th में हो, आप 11th में हो या 12th में हो, आपके स्कूल को फोकस करके आपके सिलेबस में कब क्या आ रहा है, आपके स्कूल के एग्जाम में कब क्या आ रहा है, आपके स्कूल के एग्जाम के नंबर कैसे इंप्रूव करने हैं, स्कूल से रिलेटेड जितना भी बेटा पढ़ना होता है उसके लिए एसोसिएटेड बुक्स, एसोसिएटेड मॉड्यूल्स, असाइनमेंट्स, कितने क्वेश्चंस आपको किस टाइप के करने चाहिए, वो सारा सपोर्ट, सारा कुछ आपको इनलाइन इंस्टीट्यूट में ही मिलता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि अब आपने एक बार इंस्टीट्यूट में एंटर करने के बाद सोचना है बुक्स कौन सी लें, आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है। आपने जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे पढ़ाया जाएगा, एवरीथिंग विल बी इन सिंक विद योर एग्जाम पैटर्न, जो भी हर साल का एग्जाम पैटर्न रहता है उसके साथ, ठीक है। तो फॉर दैट अगर आपको कोई नीड लगती है, अगर आप जयपुर से बिलोंग करते हैं, अगर आप जयपुर में ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, देन दिस इज द कॉन्टैक्ट, यू कैन कॉन्टैक्ट द टीम एंड नो फर्दर, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी बेटा, और ये डेट शीट आपकी जो है इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।